हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखो, क्लास नाइन्थ के एसएसटी में जो पिछला मैंने वीडियो भेजा था, उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट मैंने आप लोगों को भेजा था। उसमें फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बारे में शुरुआत में क्या क्या परिस्थितियाँ थीं, कौन कौन से 3 स्टेट्स थे, क्लर्गी क्या होती है, नोबल्स क्या होते हैं, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, थर्ड स्टेट क्या होती है, ये सब मैंने आपको बताया था। मैंने थोड़ा सा ये भी जिक्र किया था कि कैसे फ्रांस में एक लंबा वार चला, लंबा युद्ध चला कई साल का। पूरा कोर्स खाली हो चुका था अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस से भी। तो फ्रांस के मोनार्की ने, वहाँ के राजतंत्र ने कुछ टैक्स लगाने की सोची। जब टैक्स लगाने की बात आई तो टैक्स किंग अपने आप नहीं लगा सकता है। टैक्स लगाने के लिए वहाँ स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है। वो मीटिंग तय करती है, फिर जाके टैक्स लगता है। लेकिन मीटिंग बुलाने का अधिकार मोनार्की या राजतंत्र का था। तो हेडिंग है वही, द आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन की, क्रांति की शुरुआत कैसे हुई। आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो ऐसी कौन सी घटना हुई, इंस्टेंट इवेंट कौन सी हुई, जिसके बाद ये क्रांति वहाँ ब्रेकआउट हुई, फूटी वहाँ क्रांति। तो मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ का राजा, फ्रांस का राजा सीधे टैक्स इम्पोज नहीं कर सकता। टैक्स के लिए स्टेट्स जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती है। तो एक मीटिंग बुलाई गई, लेकिन मीटिंग बुलाने का अधिकार राजा का होता है। जब स्टेट्स जनरल क्या है, एक पॉलिटिकल बॉडी है, उसके कुछ मेंबर होते थे। मैं अभी आगे बता रहा हूँ आप लोगों को। एक पॉलिटिकल बॉडी है, उसके कुछ मेंबर होते थे और इसमें तीनों स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव होते थे। फर्स्ट स्टेट, राज परिवार, किंग फैमिली या बड़े अमीर लोग। सेकेंड स्टेट, मंत्री लोग और बड़े बड़े लोग, ये लोग होते पैसे वाले। फ्यूडल सिस्टम था, जमींदार लोग जिनकी बड़ी बड़ी संपत्तियां होती थी, ये लोग होते थे। दोनों क्लेर्गी वाले होते थे या उनमें चर्चेज वगैरह के लोग भी होते थे। तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों प्रॉस्पेरस लोग थे। और थर्ड स्टेट के लोग, ये तीनों स्टेट के लोग अपने अपने मेंबर वहां भेजते थे। तो अब इस आप लोगों को और बता दें कि जो पिछली स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई थी, वो 1614 में बुलाई गई, 1614 में। उसके बाद ये मीटिंग लुई 16 ने 1789 में बुलाई। तो 5 मई 1789 को लुई 16 ने स्टेट्स जनरल की एक मीटिंग बुलाई और कहा गया कि आप टैक्स, जो भी टैक्स इम्पोज करना है, उसका प्रपोजल रखा जाए, उसको पास किया जाए। स्टेट्स जनरल की मीटिंग में मैंने आपको अभी बताया कि फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के 300 मेंबर होते थे। थर्ड स्टेट के 600 मेंबर होते थे। तो 300 फर्स्ट स्टेट, 300 सेकेंड स्टेट, 600 थर्ड स्टेट के। वोट का अधिकार कैसे था, हर स्टेट का एक एक वोट था। अब देखिए, अगर मोनार्की को टैक्स लगाना है या कोई भी चीज़ पास करवानी है, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के तो उसके अपने हैं, दोनों का वोट हो जाएगा 2 वोट। तो थर्ड स्टेट वाले कर भी क्या लेंगे। तो वहाँ के लोगों ने कहा, थर्ड स्टेट के लोगों ने कहा कि एक अमेंडमेंट किया जाए, एक सुधार किया जाए कि जितने व्यक्ति हैं 300, 300 एंड 600, ईच पर्सन ईच वोट, या कह सकते हैं कि 1 मेंबर 1 वोट, ये माना जाए। 1 स्टेट 1 वोट नहीं, 1 पर्सन 1 वोट माना जाए। और ये जो फिलॉसफी थी, ये जो बात रखी थी, रूसों ने
अपनी बुक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में लिखी थी। उसके आधार पर किया गया कि 1 पर्सन 1 वोट ये माना जाए। स्टेट के लोग, सामान्य लोग नहीं। 5 मई 1789 याद रखिएगा आप लोग। उसके बाद 20 जून को वारसाय में 20 जून 1789 को 20 जून को वारसाय में एक नेशनल असेंबली बुलाई गई। और नेशनल असेंबली को लेड किसने किया? मिराबो और अबिसियास ने। इन दो लोग उसके लीडर थे। मिराबो एंड अबिसियास दो उनके लीडर माने जाते थे। इन लोगों ने उसको लीड किया, उसका नेतृत्व किया, जिसमें मिराबो तो एक बहुत ही रिच फैमिली से था, नोबल्स फैमिली से था। अबिसियास एक प्रिस्ट था। जिस समय नेशनल असेंबली की मीटिंग चल रही थी वारसाय में, वो लोग एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण कर रहे थे। उस समय फ्रांस के अंदरूनी इलाकों में, कह सकते हैं देश के अंदर वाले दूसरे भागों में, दूसरे जगह में बहुत ज़्यादा टर्मोइल, उथल पुथल का माहौल था चारों तरफ। और उसके बाद इस उथल पुथल के माहौल में, टर्मोइल के माहौल में कुछ चीज़ें बड़ी महंगी हो गई। खास तौर से जो आम तौर से ब्रेड वगैरह खाते हैं, ब्रेड ही मेन चीज़ है, या जो भी उनके बेकरी की चीज़ें हैं, भोजन की चीज़ काफ़ी महंगी हो गई। लोगों को लाइन लगाना पड़ता था, कई घंटे के बाद जाके सामान मिलता था, वो भी बहुत महंगा। मार्केट में सामान की काफ़ी शॉर्टेज हो गई थी, प्राइसेस बढ़ती जा रही थी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस टर्मोइल को लेकर फ्रांस में काफ़ी ज़्यादा लोग गुस्सा हो गए। पूरी भीड़, पूरी क्राउड इकट्ठी हो गई, जिसमें औरतों ने, महिलाओं ने जगह जगह दुकानों को, शॉप्स को लूटना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ? वहाँ के किंग ने ऑर्डर दिया कि पेरिस में ट्रूप्स को बुला लिया जाए, सैनिकों को बुला लिया जाए। अब ये तो और भी गड़बड़ हो गया। एक तो जनता वैसी बौखलाई हुई है, और ऊपर से सैनिक आने का रूमर फैल गया कि सेना बुलाई जा रही है। उसके बाद क्या हुआ? 14 जुलाई को ये जो भीड़ थी, एजिटेटेड जो क्राउड थी, इन्होंने बैसिले के किले को और वहाँ के जेल को डिस्ट्रॉय कर दिया। बैसिले का नाम याद है, बेस्टाइल भी कई लोग बेस्टाइल भी कहते हैं, कोई बैसिले भी कहते हैं। उसको बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया। और पूरे देश में, कंट्री साइड में ये र्यूमर फैल गई, ये अफवाह फैल गई कि जो बड़े बड़े जमींदार हैं, वर्ड्स ऑफ मेनोर हैं, ये गुंडे बदमाशों को लेके आ रहे हैं और सारी पकी हुई फसल को नष्ट कर देंगे। इस तरह की अफवाह, इस तरह का र्यूमर फैला। बाद में क्या हुआ? जनता ने क्या किया? इन नोबल्स के लोगों पर, ये जो बड़े बड़े जमींदार थे, लॉर्ड्स थे, इनके घरों पर, इनके महलों पर, इनके ठिकानों पर हमला कर दिया। लार्ज मेंबर ऑफ नोबल्स फ्लेड फ्रॉम देयर होम्स। बहुत सारे जमींदार अपने अपने घरों से दूर भाग गए। और एक शब्द आता है चर्टियॉक्स, इसका मतलब होता है कैस्टल। ये उनके बड़े बड़े जो महल थे, सब के सब गिरा दिए गए। जमींदार अपनी जान बचा के भागे। उसके 14 जुलाई की बात है। इसके बाद पूरे देश में अफरा तफरी मची रही। लेकिन 4 अगस्त 1789 को तब तक असेंबली ने एक डिक्री पास कर दिया था, एक घोषणा पत्र बना दिया था। उसमें क्या किया था? एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम ऑफ ऑब्लिगेशन टैक्सेस। ये जो फ्यूडल सिस्टम है, नवाबी व्यवस्था है, जो कि टैक्स वगैरह इकट्ठा करती है, सबसे लेती है थर्ड स्टेट वालों से, उसको एबॉलिश कर दिया कि अब ये टैक्स वगैरह नहीं ले सकते, इनकी पावर। और टिथ वेयर आल्सो एबॉलिश्ड। जो टिथ टैक्स लिया जाता था वो भी हटा दिया गया। चर्चों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया गया और उसको सामान्य लोगों के लिए जेल बना दिया, कुछ और बना दिया, ऐसे काम में ले लिया। अब इसी बीच क्या हुआ? ये जो घटनाएं हुई और जो कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो फ्रांस की राजनीति में हल्का सा बदलाव आया। अब जो समय आता है उसको कहा जाता है फ्रांस बिकेम ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की।
फ्रांस became a constitutional monarchy। ये देखिए, मोनार्की तो है, राजतंत्र तो है, लेकिन संवैधानिक राजतंत्र है। पहले क्या था? एब्सोल्यूट मोनार्की थी। राजा जो कह दे वही कानून है, राजा ही कानून बना रहा है, राजा ही कानून लागू करवा रहा है, राजा ही न्याय कर रहा है, सारी शक्तियां राजा के हाथ में। वो एब्सोल्यूट मोनार्की थी। लेकिन अब जो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, संविधान बनाने का काम, कानून बनाने का काम दूसरी संस्था करेगी। राजा रहेगा, राजा उसको लागू करवाएगा और सब काम करेगा, लेकिन राजा की शक्तियां सीमित कर दी गई। ठीक है, अब पावर का डिवीजन हो गया। यहाँ लेजिस्लेचर अलग, एग्जीक्यूटिव अलग, जुडिशियरी अलग। ये देखिए कितनी बड़ी घटना हुई है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में 1791 में जाके नेशनल असेंबली ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लिया, ड्राफ्ट कर लिया उसको, और उस कॉन्स्टिट्यूशन में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी, ये तीनों पार्ट अलग अलग कर दिए गए। राजा की बहुत सारी पावर्स जो हैं सीज कर ली गई। अब नेशनल असेंबली को क्या काम दिया गया? विल मेक लॉज विच वाज इलेक्टेड इनडायरेक्टली। नेशनल असेंबली के लोग इनडायरेक्टली चुने जाते थे। मैं बता रहा हूं कैसे। अभी वो लोग कानून बनाएंगे, उनको चुनेगा। ओनली मेन एबव 25 ईयर्स पेड टैक्सेज इक्वल टू 3 days ऑफ लेबर वेजेज। ये एक्टिव मेंबर माने जाते थे। एक्टिव मेंबर कौन थे? जिनकी उम्र 25 साल हो गई हो और वो पर मंथ जो लेबर की 3 दिहाड़ी होती है, 3 वेजेज के बराबर टैक्स पे करते हो, अपनी खेती करते हो, इनकम करते हो, उससे टैक्स पे करते हो, वो लोग एक्टिव मेंबर माने गए और वही वोट करके चुनाव करते थे लोगों का। अब क्वालिफिकेशन क्या थी? टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ द असेंबली ए मैन हैड टू बिलोंग टू हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। नेशनल असेंबली में जो लोग इलेक्टर के रूप में या चुन के जाएंगे असेंबली में, वो लोग हाईएस्ट रैंक के टैक्स पेयर होंगे। सामान्य लोग नहीं जाएंगे। जो सबसे अधिक टैक्स देते होंगे लोग, ये लोग चुन के जाएंगे। अब इसको इनडायरेक्ट, मतलब जो चुनने वाले लोग हैं, वोट देने वाले लोग हैं, उनकी ईयर 25 साल और वो भी टैक्स पेयर हों 3 days के उसके वेजेज के बराबर। वो जिसको चुने, इलेक्टर्स को चुने, और इलेक्टर्स लोग जो हैं वो असेंबली के मेंबर्स को चुने जो हाईएस्ट टैक्स पेयर हो। अब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, इसमें कुछ चीज़ें रखी गई जो सबसे पहले राइट टू लाइफ, लोगों के जीवन की रक्षा करनी, ये सबका अधिकार है। सरकार का अधिकार लोगों के जीवन की रक्षा करे। फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये भी था कि लोगों को बोलने की स्वतंत्रता हो। और उसके बाद फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, लोगों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता हो। इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के सामने सभी लोग समान हों, सभी बराबर हों। और ये कहा गया कि ये जो है नेचुरल लॉज हैं, इनएलाइनेबल राइट्स हैं। लोगों के इन अधिकारों का कोई हनन नहीं कर सकता है। अब देखिए इसके बाद क्या होता है। एक और हेडिंग है, फ्रांस एबॉलिशेज मोनार्की एंड बिकेम ए रिपब्लिक। फ्रांस एबॉलिशेज मोनार्की एंड became a republic and became a republic।
अब धीरे धीरे मोनार्की की जब पावर कम हो गई तो धीरे धीरे मोनार्की को एबॉलिश ही कर दिया गया और रिपब्लिक लाया गया। देखिए कैसे, कुछ स्टेप से मैं आपको बताता चल रहा हूँ। लुई 16 इंटर्ड ए सीक्रेट। अब जब लुई 16 जो राजा था उसकी शक्तियाँ कुछ कम हो गई तो लुई 16 ने यूरोप के, फ्रांस के जो अगल बगल के, जैसे प्रसा था, ऑस्ट्रिया था, इन देशों के साथ उसने कुछ सीक्रेट निगोशिएशंस कर लिया। वो उस देश के लोग भी डरते थे, अगल बगल के लोगों को भी, राजाओं को डर हो गया कि जब फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो हमारे यहाँ भी ऐसा हो सकता है, कभी भी जनता विद्रोह कर सकती है। तो लुई 16 ने पर्सिया के साथ, ऑस्ट्रिया के साथ एक सीक्रेट निगोशिएशन किया कि ऐसी कोई चीज़ आ जाए तो आप हमारी हेल्प करोगे। अब ये बातें जो है नेशनल असेंबली तक पहुँच गई, लोगों को मालूम हो गया। उसके पहले ही वो लोग कुछ करते, उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने वोट करके अप्रैल 1792 में एक वार डिक्लेयर कर दिया। किसके खिलाफ? प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। वो लोग कुछ करते उसके पहले ही नेशनल असेंबली ने वार डिक्लेयर कर दिया और उस वार में सभी लोगों की भर्ती होने लगी, सभी युवाओं को वहाँ जाने दिया गया। उसमें पैट्रियाटिक सॉन्ग गाए गए जिसमें खास तौर से मैर्सिलीज का नाम आता है। इसको लिखने वाला एक पोएट है रॉबर्ट डी आइजल, उसने एक गाना लिखा था, एक सॉन्ग लिखा था। ये बाद में मैर्सिलीज के नाम से नेशनल एंथम भी फ्रांस का है ये तो आजकल। तो उस समय ये गाया जाता था। अब जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्मी में चले गए लड़ने के लिए प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ फ्रांस की सेना में, तो घर में महिलाएं रह गईं। अब घर की सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर आ गई, पूरे परिवार को चलाना, पैसा भी कमाना, देखभाल भी करना अपने फैमिली की। अब इन बातों को लेके फ्रांस में जगह जगह पॉलिटिकल क्लब बन गए। लोग होटलों में, रेस्टोरेंट में बैठते थे, जिनको जैकोबिन्स भी कहा जाता है। इन जैकोबिन्स, ये जो लोग यहाँ बैठ के डिस्कशन करते थे पॉलिटिकल, उनको जैकोबिन्स कहा जाता है। तो जो जैकोबिन्स के मेंबर थे वो थोड़े लेस प्रॉस्पेरस थे, बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं थे, संपन्न नहीं, थोड़े मिडिल क्लास के कह सकते हैं। मिडिल क्लास थोड़ा संपन्न लोग थे, जो लोग काम करके पैसा कुछ कमा लेते थे, कर लेते थे। जैसे शॉपकीपर्स हो गए, आर्टिसंस हो गए, शू मेकर्स हो गए, और पेस्ट्री या बेकरी वाले हो गए, ये सब प्रिंटर हो गए, पेंटर हो गए, डेली वेजेज वाले हो गए। ये सब लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, जो थोड़े से संपन्न थे, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत। ये सब लोग जैकोबिन्स की एक तरह से मेंबर हो गए। लोग जगह जगह बात करते थे। इनका लीडर कौन बना? रॉबेस्पियरे इनका लीडर बना। इन लोगों ने अपनी ड्रेस भी चेंज कर दी। वो क्या बोलते हैं, धारीदार पैंट पहनने लग गए, लाल टोपी लगाने लग गए, क्योंकि फ्रांस के जो नोबल्स थे वो नी ब्रीचेस पहनते थे, घुटने से ऊपर तक पहनते थे, और ये लोग पूरा पहनने लग गए। और इन लोगों को जो रेड कैप पहनते थे और पूरा स्ट्रिप्ड पैंट ट्राउजर पहनते थे नीचे तक धारी वाली, उनको सैंस कुलोटीज कहा जाता था। सैंस कुलोटीज, विदाउट नी ब्रीचेज। अमीर लोग नी ब्रीचेज पहन रहे हैं, जो सामान्य जैकोबिन्स हैं वो स्ट्रिप्स वाले ट्राउजर पहन रहे हैं और रेड कैप पहन रहे हैं। ये एक संकेत माना गया। और उस समय भी फिर बहुत ज़्यादा फूड की सप्लाई डैमेज हुई। युद्ध के समय में तो होता ही ऐसा आमतौर से, प्राइसेस फिर महंगी हो गई। लोग फिर गुस्सा हो गए। लोगों ने क्या किया, ट्यूलेरीज के महल को ही ढा दिया, लूट लिया पूरा का पूरा। और किंग के, राजा के महल में जो गार्ड थे उन गार्डों की हत्या कर दी गई, उनको मार डाला गया। किंग की, राजा की फैमिली को भी होम अरेस्ट कर लिया गया। असेंबली ने बाद में वोट दिया और कहा गया कि रॉयल फैमिली को जेल में डाल दो। रॉयल फैमिली को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद वोटिंग की जो एज है, जो पहले 25 साल थी, अब वोटिंग की एज 21 ईयर कर दी गई, रिगार्डेड टू वेल्थ। वो अमीर है चाहे गरीब से मतलब नहीं है, उनकी वोटिंग एज 21 ईयर कर दी गई। अब देखिए, जब एज 21 ईयर हो गई उनकी, तो
उसी समय 21 सितंबर 1792 को असेंबली ने मोनार्की को एबॉलिश कर दिया कि राजतंत्र फ्रांस में अब खत्म। 21 सितंबर 1792, इसको याद रखिएगा। उस दिन से राजतंत्र मोनार्की खत्म। लुई 16 तो अरेस्ट कर ही लिया गया था, उसको जेल में डाल दिया गया था, और 21 जनवरी 1793 को उसका मर्डर कर दिया, खुलेआम उसको मार डाला गया। बाद में यही घटना, यही चीज़ महारानी के, उसकी रानी के साथ भी हुई, उनको भी लटका दिया गया। उसके बाद का जो समय है, 1793 के बाद का समय है, रेन ऑफ टेरर कहलाता है। रेन ऑफ टेरर, आतंक का शासन इसको कहा जाता है। ये कब है? 1793, 1794, ये जो समय है इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्रॉम 1793, 1794 दिस पीरियड इज रिफर्ड एज टू रेन ऑफ टेरर। अब रॉबेस्पियर जो जैकोबिन्स का लीडर था, उसको क्या किया? उसने एक पॉलिसी अपनाई, सीवर कंट्रोल एंड पनिशमेंट। अपने राजनीतिक विरोधियों को अरेस्ट करके जेल में डाल देता था, उनको मरवा देता था। जितने पॉलिटिकल एनिमीज थे, जितने उसके पॉलिटिकल विरोधी थे, उन सभी को उसने अरेस्ट करवा लिया, जेल में डाल दिया और गुलोटिंड कर दिया। गुलोटिंड क्या होती है? दोनों हाथों को बांध के इसको गले को से काट दिया जाता था। जैसे फांसी में तो ऐसे चलता, गले को सिर को धड़ से अलग कर दिया जाता था। उसने कह दिया कि कोई सर और मैडम किसी को नहीं कहेगा, यहाँ के नागरिकों को सर की जगह सिटोयन और मैडम की जगह सिटोयनी, में मेल और फीमेल्स के लिए सिटोयन एंड सिटोयनी। चर्चेज को बंद कर दिया गया, उनकी सारी बिल्डिंगें जो हैं वो बैरक में, जेल में कन्वर्ट कर दी गई। एंड ऑन जुलाई 1794, लेकिन अब क्या हुआ? इतना करने के बाद रॉबेस्पियर के ही जो लोग अपने थे वो भी इसके खिलाफ हो गए, क्योंकि उसने जो है ये ब्लड एंड आयरन वाली पॉलिसी अपनाई थी, जो बलबन के समय में आप लोग पढ़ते हैं, बलबन वाला, उस तरह की पॉलिसी थी, मतलब सारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को ख़त्म कर देना। अब जब उसके अपने लोग ही विरोधी हो गए तो जुलाई 1794 को रॉबेस्पियर को अरेस्ट कर लिया गया और उसको भी गिलोटिन्ड कर दिया गया, उसका भी गला काट दिया गया। अब क्या होगा? जहाँ एक बार क्रांति हो रही है, एक दूसरी चीज आ रही है, उससे भी खराब आ रही है। अब सीधे सीधे ए डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस, ए डायरेक्टरी रूल इन फ्रांस। फ्रांस में अब एक नया तरीका अपनाया गया डायरेक्टरी रूल का, जिसको हम लोग रिपब्लिक भी तरह से कर सकते हैं। अब जब जैकोबिन्स गवर्नमेंट का फॉल डाउन हो गया, ये गवर्नमेंट गिर गई, अलाउड द वेल्दियर मिडिल क्लास टू सीज पावर। मिडिल क्लास के जो संपन्न वर्ग के लोग थे वो लोग सत्ता में आ गए। उसके बाद जो लोग नॉन प्रोप्रिएटेड पर्सन थे, जिनके पास संपत्ति नहीं थी, अब उनको वोट देने का अधिकार, पहले 21 साल कर दिया गया सबके लिए, लेकिन अब उनको वोट देने का अधिकार खत्म कर दिया गया नॉन प्रोप्रिएटेड पर्सन को, जो संपत्ति विहीन लोग थे। और लेजिस्लेटिव जो काउंसिल थी, इसके दो वो बनाए गए, इसमें डायरेक्टरी और एग्जीक्यूटिव दोनों होते थे। 5 मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल के, इसके 5 मेंबर बनाए गए। अब ये क्या हुआ कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लोग और लेजिस्लेटिव काउंसिल के लोग ये अक्सर आपस में झगड़ा करते रहते थे, हर बात का एक दूसरे पर दोषारोपण करते रहते थे। कभी लेजिस्लेटिव के लोग इन मेंबरों को, एग्जीक्यूटिव के मेंबरों को डिसमिस भी कर देते थे। ऐसा करने से फ्रांस में एक पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी उत्पन्न हो गई, राजनीतिक अस्थिरता आ गई। उसके बाद जब इस तरह की बात होती है किसी भी देश में, तो कोई ऐसा उभर के एक नया लीडर आता है जो जस्ट लाइक डिक्टेटर हो,
और यही फ्रांस में हुआ। फ्रांस में भी राइज ऑफ मिलिट्री डिक्टेटर, सैनिक तानाशाह की उत्पत्ति हो। अब देखिए आगे आप लोग नेपोलियन के बारे में पढ़ेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में, वो मैं आप लोग अगले उसमें दूंगा। लेकिन जो फ्रांस के आइडियल्स थे, फ्रीडम, इक्वलिटी बिफोर लॉ, फ्रैटर्निटी, और ये सभी चीज़ें अभी भी वहाँ इंस्पायरिंग आइडियल बने हुए थे। फ्रांस के लोगों के लिए ये प्रेरणा के आदर्श थे ये चीज़ें। अब हम लोग मिलिट्री डिक्टेटरशिप के बारे में, नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में अगले वाले उसमें वीडियो में देखेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेट्स वगैरह खास तौर से ध्यान रखिएगा। ठीक है, आज इतना ही। थैंक यू एवरीबॉडी।